नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम पिछले एक वर्ष की तमाम करंट घटनाओं को समेटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यूपीएससी की होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा में आपका करंट अफेयर से संबंधित पूरा सेगमेंट तैयार हो सके, वो एक संपूर्णता प्राप्त कर सके और आप आने वाले प्रश्नों को हल कर सके, उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। आज हम जिस खंड पर बात करने वाले हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ा है। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर पर चर्चा करते हैं। आज की हमारी पहली खबर ब्लैक टाइगर से जुड़ी हुई है। और ब्लैक टाइगर चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ ब्लैक टाइगर की मौत की सूचना मिली थी। इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। आप इसकी एक सामान्य तस्वीर यहाँ पर भी देख सकते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि ओडिशा में स्थित है, विश्व में ब्लैक टाइगर देखे जाने की दर सबसे ज्यादा इसी टाइगर रिजर्व में पड़ती है। ब्लैक टाइगर सबसे ज्यादा यही देखने को मिलते हैं। ब्लैक टाइगर के बारे में अगर आप सामान्य जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो सामान्य जानकारी यह है कि ये बंगाल टाइगर की ही एक दुर्लभ रंग रूप की प्रजाति है। यानी एक ऐसी प्रजाति है जो बंगाल टाइगर से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके रंग में थोड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके रंग में परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है एक जीन, जिस जीन का नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू। ये वस्तुतः एक ऐसा जीन है जो बिल्ली प्रजातियों में उसके धारियों के पैटर्न को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या नाम है इसका? ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू जीन। इसमें होने वाले एकल उत्परिवर्तन यानी सिंगल म्यूटेशन। सिंगल म्यूटेशन की जब हम बात करते हैं तो सिंगल म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? सिंगल म्यूटेशन का सामान्य परिवर्तन होता है जब डीएनए अनुक्रम में जीन के डीएनए अनुक्रम यानी उसके सीक्वेंस में परिवर्तन होता है। और जब ये परिवर्तन सिंगल बेस पेयर में होता है, सिंगल बेस पेयर में होने के कारण ही इसको एकल उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू जीन में एकल उत्परिवर्तन ऊपरी खाल के रंग और स्वरूप हेतु होता है। यानी ऊपरी खाल के रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है, उसके स्वरूप में थोड़ी सी भिन्नता ला देता है और उस भिन्नता के कारण ही रंग काला रंग प्रदान करता है और इसको ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। जब हम स्यूडोमेलानिस्टिक की बात, इसमें एक शब्द आता है स्यूडोमेलानिस्टिक। स्यूडोमेलानिस्टिक का क्या मतलब होता है? ये ऐसे बाघों के असामान्य रूप से गहरे या काले रंग को स्यूडोमेलानिस्टिक या छद्म रंग भी कहा जाता है। यानी जो ब्लैक टाइगर है, इनके असामान्य रूप से गहरे या काले रंग को क्या कहा जाता है? स्यूडोमेलानिस्टिक या छद्म रंग। इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब यह होता है कि वर्ण के सामान्य स्तर से अधिक होने के कारण त्वचा या बालों का बहुत गहरा रंग ये प्रदान करता है। ये जो पदार्थ होता है, ये त्वचा और बालों को रंजकता प्रदान करता है, यानी खास रंग प्रदान करता है और उसे क्या कहा जाता है? मेलानिन कहा जाता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना रहती है, लगभग 60% संभावना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में रैंडम तरीके से चुने गए बाघ में उत्परिवर्तित जीन होता है। यानी अगर आप सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जाएंगे और वहां रैंडम तरीके से बाघों को चयनित करेंगे तो 60% ऐसे बाघ मिलने की संभावना है जहां इस उत्परिवर्तन को, सिंगल जीन उत्परिवर्तन को आपको देखने को मिलेगा। यानी ब्लैक टाइगर की संभावना ज्यादा है पाए जाने की। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ता है। और मयूरभंज जिले में अगर आप और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थितियों को जानेंगे तो एक मैप के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की स्थिति है और पूर्वी घाट के उत्तरी सीमा पर आप इसे देख सकते हैं और यहीं पर मयूरभंज जिला पड़ता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास में ही आपको दिखेगा कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा नालाबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको चिल्का के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सतकोसिया, बस्तीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहां पर स्थित है और ये पूरा नक्शा दिया गया है जहां पर ओडिशा में स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की एक अवस्थिति के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके बारे में थोड़ी सी और तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। और अगर
इसके बारे में और जानकारी हासिल करें तो सबसे पहली जानकारी यही है कि 1956 में इसको आधिकारिक रूप से चयनित किया गया था। आधिकारिक रूप से चयनित किसके लिए किया गया था? टाइगर रिजर्व के रूप में। फिर 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो इसको टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व भी घोषित किया था। जैवमंडल रिजर्व एक ऐसी परिकल्पना है जहां पर किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ उसके प्राकृतिक प्रिजर्वेशन, उसकी नेचर को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही सिमलीपाल, कुलडीहा, हथगढ़ हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है। अभी आपको दिखाया था कि जहां पर सिमलीपाल स्थित है, टाइगर रिजर्व स्थित है, वहीं पर कुलडीहा और हथगढ़ हाथी रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। और इसको यानी इस हाथी रिजर्व को मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके और कुछ तथ्यों पर बात करें, वन्य जीवों से संबंधित तथ्यों पर बात करें, तो सिमलीपाल बाघों और हाथियों सहित जंगली जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पक्षियों की 304 प्रजातियां पाई जाती हैं, उभयचरों की यानी एम्फीबियंस की 20 प्रजातियां पाई जाती है, एम्फीबियंस जो जल और थल दोनों में रह सकने में सक्षम हो, जैसे मेंढक। उसी तरह से रेप्टाइल्स की यानी सरीसृपों की 62 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ओडिशा में अन्य संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो अभी हमने इन संरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति देखी थी। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, नलबाना द्वीप पर स्थित चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, बैसीपल्ली वन्य अभ्यारण्य है, नंदन कानन वन्य अभ्यारण्य के साथ साथ गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य भी यहाँ पर अवस्थित है और इनकी सारी स्थितियां आपको यहाँ पर बताई गई है। देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही कुलडिया और हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भीतरकनिका की स्थिति यह है, गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यह है, चिल्का नालाबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थिति बैसी पल्ला की और सतकोसिया की यहाँ पर अवस्थिति पड़ती है। इस प्रकार से इस पूरे नक्शे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थिति ओडिशा में पड़ने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अवस्थिति यहाँ पर दी गई है, जैसे सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित है। भारत में बाघ संरक्षण के प्रयासों को अगर देखें तो ये संरक्षण शुरुआत होती है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होने के बाद आप देखेंगे कि बाघों के संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास किए गए और हाल में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 के पास पहुंच गई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। किसके अंतर्गत शुरू किया गया था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में भी जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था, ताकि बाघों के संरक्षण को एक वैधानिक दिशा प्रदान की जाए, एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके। एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत इसको स्थापित किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है और आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर इस सब से जुड़ी हुई है, वो ये कि भारत में हाल ही में 55वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है और ये 55वां टाइगर रिजर्व राजस्थान के धौलपुर करौली में स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी प्रदान करी और यह राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 4 कौन से हैं? इससे पहले 4 है मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर और सरिस्का। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये बाघों के संरक्षण के लिए नामित संरक्षित क्षेत्र हैं, इनको टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाघ अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है। जब हम बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार बाघ अभ्यारण्यों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है
जो आपको मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में भी मददगार साबित होगा। इसलिए आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38वीं के प्रावधानों के अनुसार बाघ अभ्यारण्यों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है और इसके साथ ही यानी धौलपुर करौली में जो टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर के 55 हो गई है। आगे बढ़ते हैं और आगे आज की हमारी अगली खबर है हुलोंगोपार गिब्बन अभ्यारण्य। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये मुख्यतः वन्य जीवों से संबंधित रहने वाला है और वन्य जीवों से संबंधित प्रश्नों की संख्या आप देख रहे हैं कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए विशेष रूप से ये जो पूरा सेगमेंट है आज का आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी परीक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की हमारी अगली खबर क्या है? हुलोंगोपार गिब्बन अभ्यारण्य। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में जो हमारे पैरामेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 1.65 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का प्रस्ताव दिया है, जो पूर्वी असम में हुलोंगोपार गिब्बन अभ्यारण्य को 2 असमान हिस्सों में विभाजित करता है। तो एक रेलवे ट्रैक है जो 1.65 किलोमीटर से संबंधित है और ये पूर्वी असम में जो हुलोंगोपार गिब्बन अभ्यारण्य है उसको 2 असमान हिस्सों में विभाजित करता है और इसीलिए जो हमारे प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये सुझाव दिया है कि इस रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलना चाहिए। गिब्बन की सामान्य तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। इस अभ्यारण्य में पश्चिमी हुलोक गिब्बन पाए जाते हैं। अगर हम हुलोक गिब्बन की बात करें तो गिब्बन दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं और इन सभी वानरों में सबसे छोटे और समझदार वानरों के रूप में भी इनको जाना जाता है। यानी कपियों की एक ऐसी प्रजाति है जो न केवल छोटी है बल्कि ये सबसे समझदार भी माने जाते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि युक्त माने जाते हैं और इसलिए इनका विशेष महत्व है। अन्य वानरों के समान इनकी तीक्ष्ण बुद्धि, विशिष्ट व्यक्तित्व और मजबूत पारिवारिक बंधन होते हैं। यानी इनका जो जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ये विश्व भर में पाई जाने वाली 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की एकमात्र कपी प्रजाति है, यानी वन मानुष से संबंधित प्रजाति है जिसको हम हुलोक गिब्बन के नाम से जाने जाते हैं और एकमात्र वन मानुष यानी कपी प्रजाति होने के कारण भारत के अंतर्गत इनका विशिष्ट महत्व है। भारत में अगर आप गिब्बन प्रजातियों की बात करें तो पश्चिमी हुलोक गिब्बन ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और दिबांग नदी के पूर्व क्षेत्र के बीच सीमित है। और अगर इसके अलग तथ्यों को देखें तो ये पूर्वी बांग्लादेश और उत्तर पश्चिम म्यांमार में भी पाया जाता है। कौन सा गिब्बन? पश्चिमी हुलोक गिब्बन। पूर्वी और इसको IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। किसको? पश्चिमी हुलोक गिब्बन को। अगर हम एक और की बात करें पूर्वी हुलोक गिब्बन तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम के विशिष्ट इलाकों में और भारत के बाहर दक्षिणी चीन और उत्तर पूर्व म्यांमार में पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है और भारत में जो दोनों प्रजातियां हैं ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। अनुसूची 1 में सूचीबद्ध होने का मतलब क्या होता है? अनुसूची 1 में सूचीबद्ध होने का मतलब है ऐसी लुप्त प्रजातियां जिनको तुरंत संरक्षण की आवश्यकता है, हाई डिग्री के संरक्षण की आवश्यकता है, नहीं तो अगर उनके संरक्षण के लिए प्रयास नहीं उठाए गए तो उनके विलुप्त होने की संभावना बेहद ज्यादा है। तो इस प्रकार से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कई अनुसूचियों का निर्माण किया गया है और अनुसूची 1 में इस तरह की प्रजातियों को रखा गया है जो विलुप्ति के जो लुप्त प्राय हैं और उनको तुरंत संरक्षण की आवश्यकता है। और इसके अंतर्गत जैसे काला हिरण इसी के अंतर्गत आता है, इसी प्रकार से हिम तेंदुआ भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। हिमालयी भालू इसके अंतर्गत है, हिमालय भालू भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह की प्रजातियां अनुसूची 1 में रखी गई हैं जिनको तुरंत संरक्षण की आवश्यकता है, कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अगर हम गिब्बन अभ्यारण्य की जिसके बारे में हमने चर्चा की असम में स्थित है, इसकी बात करें तो यह असम के जोरहाट जिले में स्थित है और इससे पहले गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। वर्ष 1997 में इसको स्थापित किया गया था। यह एक समृद्ध जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है और इसमें भारत के एकमात्र गिब्बन, पश्चिमी हुलोक और बंगाल स्लोधीमा लोरिस पूर्वोत्तर भारत में रात्रिचर प्राइमेट इसके अंतर्गत शामिल है, इस पूरे अभ्यारण्य में जो पाए जाते हैं।
एक और महत्वपूर्ण जैव विविधता की केंद्र की अगर हम बात करें, जिसको हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं, और जो नीलगिरी जैव विविधता में बाघों की मृत्यु के कारण हाल में चर्चा में रहा, यानी नीलगिरी जो जैव विविधता क्षेत्र है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें बाघों की मृत्यु के कारण ये चर्चा में है। नीलगिरी जो जिला है तमिलनाडु में पड़ता है और जैव विविधता के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। अगस्त सितंबर माह में इस जिले में विभिन्न कारणों से 40 दिनों के भीतर 10 बाघों की मृत्यु के कारण ये पूरी तरह से चर्चा में आ गया। और नीलगिरी में बाघों की मृत्यु का कारण अगर वैज्ञानिकों ने जो बताए हैं तो वो अलग अलग तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। एक आशंका यह है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के मुदुमलाई बांदीपुर नागरहोल परिसर में बाघों की संख्या और उनका जो इंटेंसिटी है, उनका जो घनत्व है, वो अधिक होने के कारण काफी सारे बाघ मुखूती राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी और गुडलूर वन प्रभागों के आसपास के आवासों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप सामान्य तौर से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अवस्थिति देखिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो ये डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है पूरा का पूरा, और इसकी अवस्थिति कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों में पड़ती है। इसी के साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, और इसी तरह से सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर पड़ती है। ऊटी, कोटागिरी और कुनूर की अवस्थिति इनके बीच में पड़ती है। तो 3 राज्यों में इसकी अवस्थिति है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। अगर हम इसके और कुछ तथ्यों पर बात करें तो जैसा कि अभी आपको बताया कि मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों में वृद्धि के कारण ऐसा हो सकता है कि इन बाघों की मृत्यु हमारे सामने आई हो। अगर हम शावकों की मृत्यु की बात करते हैं तो वो नाभि के संक्रमण या भूखमरी की भी उसके अंतर्गत आशंका जताई जा रही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सामान्य तथ्यों को जानना एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और नीलगिरी शब्द जो है वो नीले पहाड़ के कारण आया है। दरअसल नीलगिरी पठार में नीले फूलों से आच्छादित पहाड़ों से ये नाम लिया गया है, और नीले फूल जिनसे ये आच्छादित है वो है नील कुरिंजी फूल। तो नील कुरिंजी फूल जो नीले रंग के होते हैं, उनसे आच्छादित होने के कारण इसे नीले पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और इसी के कारण नीलगिरी नाम हमारे सामने आता है। यह रिजर्व 3 भारतीय राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1971 में की गई थी, उसके तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और वर्ष 1986 में इसको स्थापित किया गया था। अगर यहाँ विभिन्न आदिवासी समूहों के निवास स्थल की बात करें तो अलग अलग तरह के आदिवासी समूह यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे आदियान, अरनादान, कादर, कुरुचियन, कुरुमन और कुरुम्बा जैसे आदिवासी समूह का ये निवास स्थान है। इसके अलावा अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय और इंडो मलायन जैविक क्षेत्रों के संगम को भी ये चित्रित करता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, और अलग अलग तरह के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। एक जीव की चर्चा आपने लगातार यहाँ पर सुनी होगी, जिसको हम नीलगिरी तहर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नीलगिरी लंगूर, सिलेंडर लॉरिस, काला हिरण, बाघ, गोर और भारतीय हाथी और नेवला जैसे जीव भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। हाल ही में काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें एक गोल्डन टाइगर देखा गया, और गोल्डन टाइगर देखे जाने के कारण यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूपीएससी की एग्जामिनेशन में आजकल इस तरह के प्रश्नों को पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है, और इसीलिए हमने इस खबर को चुना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे रंग का बाघ देखा गया है। गोल्डन टाइगर की अगर हम बात करें तो इसे गोल्डन टैबी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। सफेद और काले बाघों की तरह एक अलग सब स्पीसीज ये नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ रंग की प्रजाति है, एक दुर्लभ रंग की प्रजाति है। और बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रंग रूप है, उसका दुर्लभ रंग रूप माना जाता है बंगाल टाइगर का। वाइड बैंक नामक अप्रभावी जीन के कारण आता है, यानी एक रिसेसिव जीन है जिसका नाम है वाइड बैंक, और ये वाइड बैंक के कारण ही इसकी जो धारियां हैं वो और ज्यादा नारंगी रंग की दिखाई देती है। इसकी धारियों में इस जीन के कारण ये परिवर्तन होता है कि ये और अधिक नारंगी रंग की दिखाई देती है, और इसलिए इसको गोल्डन सुनहरे रंग का बाघ कहा जाता है। कौन सा जीन इसके लिए जिम्मेदार है? अभी जीन की हमने बात की थी, वाइड बैंक जीन। इसके बारे में कुछ और तथ्यों को जानते हैं। जीन बालों के विकास चक्र के दौरान काले रंग के उत्पादन को प्रभावित करता है। आमतौर पर जो बाघ है वो 3 रंग के पाए जाते हैं, जैसे काला बाघ, जैसे नारंगी रंग का जो सामान्य तौर से देखने में आता है, और सफेद। सुनहरे बाघ में काला रंग अनुपस्थित होता है और हल्का नारंगी रंग दिखाई देता है। किसके कारण?
रिसेसिव जीन कौन सा? वाइड बैंड जीन, जिसकी अभी हमने बात की थी, ये वाइड बैंड रेंज जीन के कारण होता है। और अप्रभावी जीन का मतलब होता है जिसके इंडिविजुअल में व्यक्त होने की जो संभावना है किसी भी व्यक्तिक रूप से, यानी किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी जीव में व्यक्त होने की संभावना बेहद कम रहती है। कम होने के कारण ये बहुत दुर्लभ हो जाता है और इसलिए इसे दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में रखा जाता है। रिसेसिव जीन के नाम से इसको जाना जाता है। सामान्य तौर से हिंदी में अप्रभावी जीन के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो उसके बारे में सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। कब स्थापित किया गया था? 1908 में इसको स्थापित किया गया था। कहां पर स्थित है? असम के गोलाघाट और नगांव जिले में इसकी अवस्थिति पड़ती है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? इसको 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। अगर हम इसके बारे में कुछ और तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। कब? 1985 में घोषित किया गया था। इसी प्रकार से साल 2006 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पर 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलोढ़ जलमग्न घास के मैदान पाए जाते हैं, जलोढ़ सवाना वन, उष्णकटिबंधीय नम मिश्रित पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडों का निवास स्थान है और इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विश्व आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा एक सींग वाले गैंडों का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है और इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के भारत में 50 वर्ष 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 50 वर्ष पूरे होने के कारण ये खबर लगातार चर्चा में है। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में या इसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछे जाने की आने वाले एग्जामिनेशन में संभावना अधिक है। अगर संभावना अधिक है तो इसके सामान्य तथ्यों के बारे में आपको पता होना बेहद आवश्यक है और इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष हुए पूरे आज की हमारी अगली खबर है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया है। क्यों किया है? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो वर्ष 1973 में हुई थी। इसका जो नोडल मंत्रालय है, यानी जिसके अंतर्गत ये पूरी कार्य योजना चलती है, ये पूरा प्रोजेक्ट चलता है, वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यानी ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की सार्थक आबादी बनाए रखना। यानी बाघों को इस प्रकार से संरक्षण प्रदान करना कि उनकी एक सार्थक आबादी भारत में बनी रहे। टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण हेतु बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। जब हम इन सिटू संरक्षण की बात करते हैं तो इसको समझना जरूरी है। इन सिटू संरक्षण का मतलब होता है 2 तरह के संरक्षण होते हैं, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू संरक्षण में क्या होता है कि जहां पर बाघों का जहां पर किसी प्रजाति का प्राकृतिक पर्यावास है वहीं पर उसको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जबकि एक्स सिटू का है कि आप उसके प्राकृतिक पर्यावास के बाहर किसी लेबोरेटरी में या किसी अन्य स्थान पर भी उसके संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये प्रमुख अंतर है। प्रोजेक्ट टाइगर में एक समग्र इकोसिस्टम दृष्टिकोण अपनाया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर को इस दृष्टिकोण से शुरू किया गया था कि बाघों के संरक्षण से उस पूरे प्राकृतिक क्षेत्र का संरक्षण होगा, क्योंकि बाघों के होने से आप जानते हैं किसी भी प्रजाति का, किसी भी, जिसको बाघ एक प्रेडेटर प्रजाति है, तो किसी भी प्रे की संख्या जिसका वो शिकार करता है उसकी संख्या एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। एक सीमा से ज्यादा संख्या नहीं बढ़ेगी तो घासों की प्रजातियों पर भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। तो घासों के संरक्षण के लिए, उस क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए बाघों का संरक्षण, इस तरह की प्रजातियों का संरक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को कहते हैं कि समग्र इकोसिस्टम दृष्टिकोण अपनाया गया और उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इसका मुख्य फोकस फ्लैगशिप स्पीसीज यानी बाघ पर था, लेकिन इसमें अन्य जीवों अर्थात बाघों की शिकार की आबादी का भी संरक्षण किया जाता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि बाघ जिसका शिकार करते हैं उस प्रजाति का संरक्षण भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, ताकि बाघ जैसे प्रेडेटर के लिए प्रे की पर्याप्त संख्या रहे। साथ ही प्रे की संख्या इतनी भी ना बढ़े कि वो घास की प्रजातियों पर एक नकारात्मक असर डालना शुरू कर देता, जिससे उस पूरे क्षेत्र के इकोसिस्टम को नुकसान हो। तो एक बेहतर संतुलन के लिए, एक बेहतर इकोसिस्टम के निर्माण के लिए बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में
हमारे सामने आती है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? कार्यान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए का गठन 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके एनटीसीए को एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानूनी बॉडी इसको माना जाता है। और वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं। 2023 में घोषित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है, नवीनतम टाइगर रिजर्व है। ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है और धौलपुर करौली भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व स्थित है। राष्ट्रीय अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के भी कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं, जो भारत में बाघों की संख्या के बारे में, बाघों की जनगणना के बारे में, गणना के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। भारत में बाघों की न्यूनतम संख्या इसके अनुसार कितनी है? 3167। न्यूनतम संख्या की बात हो रही है, कम से कम इतने बाघ भारत में स्थित हैं। भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? मध्य भारत उच्च भूमि और पूर्वी घाट में स्थित है। और सर्वाधिक संख्या वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और कर्नाटक। मध्य प्रदेश में 785 बाघ स्थित है और कर्नाटक में 563। इससे कुछ ही कम संख्या में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में स्थित है, तो सबसे ज्यादा बाघ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थित है और दूसरे नंबर पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में पड़ता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अवस्थिति उत्तराखंड में है, यहाँ पर 260 बाघों की संख्या है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में स्थित है और यहाँ पर 150 टाइगर स्थित हैं। अगर हम देखें तो ये देखिए आप, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अवस्थिति उत्तराखंड में यहाँ पर पड़ती है, और अगर बांदीपुर टाइगर रिजर्व की अवस्थिति देखें तो ये कर्नाटका में, दक्षिण कर्नाटका में यहाँ पर अवस्थित है। ये भारत में टाइगर रिजर्व की अलग अलग जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो कहां पर अवस्थित है, ये पूरी सूचना यहां पर दी गई है। भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। भारत की एक प्रमुख प्रजाति है और इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। सर्वाधिक संख्या इसकी भारत में ही पाई जाती है। इसकी कुछ आबादी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी देखी जाती है। और हाल ही के आंकड़ों से यह बात सिद्ध होती है कि विश्व में जो बाघों की संख्या है वो वैश्विक आबादी का लगभग 75% भारत में ही पाया जाता है। प्राकृतिक पर्यावास में हिमालय क्षेत्र आता है, मैंग्रोव दलदल आता है, लंबी घास वाले मैदान आते हैं, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन भी इसके प्राकृतिक पर्यावास में आते हैं। सदाबहार और शोला वन भी प्राकृतिक पर्यावास के अंतर्गत आते हैं। आज की अगली खबर को देखते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से लगातार चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसे चीतों के संरक्षण के लिए जो बाहर से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए गए हैं वहां पर उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो में नामीबिया से लाई गई मादा ने हाल ही में शावकों को जन्म दिया है और 5 शावकों को जन्म देने की खबर है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का नेशनल पार्क की जो अवस्थिति है मध्य प्रदेश के, आप देख सकते हैं कि ऊपरी हिस्से में यहाँ पर स्थित है, उत्तरी हिस्से में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जल का मुख्य स्रोत कूनो नदी है। यहाँ की अगर वनस्पति की बात करें तो मुख्य रूप से करदही, सलाई और खैर के वृक्षों सहित घास के विशाल मैदान है। जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो चित्तीदार हिरण, चौसिंघा, नीलगाय, ब्लैक बक, तेंदुआ और जंगली कुत्ता, ढोल यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे वो चित्तीदार हिरण हो, चौसिंघा हो, नीलगाय है। ये प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत चीताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रे के रूप में काम कर सकते हैं। और अगर हम प्रोजेक्ट चीता के बारे में सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करें तो अपनी तरह का पहला अंतर महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल चीता स्थानांतरण कार्यक्रम है, जिसमें एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों का स्थानांतरण किया गया है ताकि भारत में चीतों का संरक्षण किया जा सके, भारत में चीतों को फिर से लाया जा सके, उनकी आबादी को बढ़ाया जा सके। इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 17 सितंबर 2022 को। अगर इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का स्थानांतरण शामिल है। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और
नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। तो ये सारी संस्थाएं यानी एनटीसीए, मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञ इसके अंतर्गत इसके कार्यान्वयन में शामिल हैं। अगर हम एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो वो खबर जुड़ी हुई है कामलांग टाइगर रिजर्व से। तो कामलांग टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसमें गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पहली बार बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश का लोहित जिला यहां पर अवस्थित है और ये कामलांग की अवस्थिति है, कामलांग टाइगर रिजर्व की अवस्थिति है। इसका जो नाम है यहां पर बहने वाली कमलांग नदी के नाम पर इसका रखा गया है। अगर हम इसकी जलवायु की बात करें तो जलवायु इसकी उपोष्ण कटिबंधीय है। वनस्पतियों की अगर बात करें तो वृक्षों की सामान्य प्रजातियों में अमोरा वालिची है, जिसको हम बमारी के नाम से भी जाना जाता है, गमेलिना आर्बोरिया, गमरी आदि इसके अंतर्गत शामिल है। अगर जीव जंतुओं की बात करें कमलांग टाइगर रिजर्व में तो यहाँ पर हिम तेंदुआ जो कि अनुसूची 1 में स्थित है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में स्थित है और अनुसूची 1 में स्थित होने के कारण इसके एकदम तुरंत इसके विलुप्ति से बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए प्रयासों की जरूरत है। इसी प्रकार से अन्य जीव जंतुओं में क्लाउडेड लेपर्ड, बाघ, हिमालयन पाम सीवेट और हॉर्नबिल आते हैं। इसी तरह से इसी रिजर्व में एक महत्वपूर्ण झील स्थित है जिसको हम ग्लो झील के नाम से जानते हैं और ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। तो ये कुछ प्रश्न थे, ये कुछ खबरें थी जिन पर आज हमने चर्चा की है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारा ये जो सेशन है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 रोज दोपहर 2 बजे आपके सामने आ रहा है। साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की पूरी सीरीज जो हमने चलाई हुई है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन दबाएं। इन सभी प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने लगातार उपस्थित हो रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।